हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2023 में रैंक 10 माधव उपाध्याय सर की कॉपी के बारे में। हिंदी मीडियम से इन्होंने यूपी पीसीएस 2023 दिया था और उसमें इनका रैंक 10 था। मेक आईएएस में इन्होंने आंसर राइटिंग की थी और उसी की कॉपी मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं कि एक टॉपर कैसे आंसर लिखता है और यूपी पीसीएस में खास तौर पे आपको किस तरह से उत्तर लिखना है। तो जो पहला प्रश्न है वो है, यद्यपि दबाव समूह देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु इनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बाधाएं भी भयावह होती हैं। चर्चा कीजिए। ऑल्दो प्रेशर ग्रुप्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, बट द ऑब्स्टिकल्स क्रिएटेड बाय देम आर ऑल्सो फ्राइटनिंग। डिस्कस 125 वर्ड्स। 125 शब्दों में लिखना होता है और 8 नंबर का ये प्रश्न होता है। यूपी पीसीएस में ये जीएस 2 का पेपर है। जब भी इस तरह के पेपर आए तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है। कीवर्ड है सबसे पहला कि दबाव समूह, उसके बाद है देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, और उसके साथ साथ है आने वाली बाधाएं। तो 3 तरह से इसको लिखना है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि दबाव समूह क्या है। तो इंट्रोडक्शन में यूपी पीसीएस में आपको क्या करना है, आप बताइए कि दबाव समूह की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि दबाव समूह ऐसे संगठित समूह हैं जो राजनीति में भाग लिए बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति, सरकार या प्रशासन को अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं। और फिर इन्होंने उदाहरण दिया जैसे MKSS संगठन द्वारा ITI की मांग। उसके बाद इन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी कैसी है इनकी। तो व्यापारिक विकास में भागीदारी करते हैं जैसे एसोचैम है। उसके अलावा फिक्की है, इसका इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। फिर इन्होंने बताया कि सामाजिक विकास में कैसे, तो अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है वो भुखमरी को कम करने के लिए उसका पूरा जो दबाव समूह है, अक्षय पात्रा फाउंडेशन के नाम आपने सुने होंगे। तो ये क्या करता है कि जो भी भुखमरी है भारत में उसके खिलाफ ये दबाव बनाता है सरकार पे और उससे रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग में भी ये हेल्प करता है। ये इसकी खास बात है। उसके बाद से निर्भया फाउंडेशन, ये महिला सुरक्षा के क्षेत्र में काम करती है। ABVP हो गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI हो गया। ये छात्र संगठन है जो छात्रों के मुद्दे को समय समय पर सरकार के सामने उठाते रहते हैं। उसके बाद बताया इन्होंने कि किसानों के उत्थान के लिए भारतीय किसान यूनियन है, वो इस तरह के काम करता है। मजदूर संगठन मजदूर हित में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त ये संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अब प्रश्न में जो तीसरा कीवर्ड था वो था कि कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, कुछ बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो चूंकि प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो राजनीति और सामाजिक तौर पर कुछ अच्छे काम ही करते हैं, पर उसमें भी हो सकता है कि कुछ प्रेशर ग्रुप ऐसे हों जो किसी न किसी तरह के दबाव में काम करते हों या किसी न किसी फॉरेन फंडिंग उनको मिलती हो और वो उनके लिए भारत के हितों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है कि इसके अतिरिक्त ये कुछ बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अपनी मांग मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। किसान आंदोलन का इन्होंने उदाहरण दिया। बाध्य शक्तियों द्वारा प्रेरित होते हैं। बाह्य शक्तियाँ लिखा इन्होंने, बाह्य शक्तियों के द्वारा प्रेरित होते हैं। खास तौर पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अर्थव्यवस्था में GDP का 2 से 3% का नुकसान हो जाता है इनके वजह से। उसके बाद ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, जैसे खालिस्तान संबंधी आंदोलन है वो भी दबाव बनाते हैं और वो हिंसा का भी सहारा लेते हैं इसके लिए, एक अलग खालिस्तान बनाने के लिए। बोडोलैंड की मांग समय समय पर उठती रहती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में ऑब्स्टेकल्स पैदा करती हैं। उसके बाद बताया कि सांप्रदायिकता में बढ़ावा भी देते हैं, ये सरकारी विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, अपनी मांग को मनवाने के लिए हिंसक तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। फिर इन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि उपर्युक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि दबाव समूह लोकतंत्र के परिचायक हैं, आर्थिक सामाजिक के साथ साथ पर्यावरणीय विकास में भी सहायक हैं, लेकिन इन्हें संयमित रखने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल एक ऐसा कंक्लूजन है जो सारी अच्छाइयों और कमियों को समेटते हुए उसके सुधार की तरफ भी एक रास्ता दिखाता है। यही एक अच्छे उत्तर के अच्छे कंक्लूजन का मतलब होता है। तो आप समझ गए कि इस तरह के प्रश्न को कैसे लिखना है। हम एक और प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, भारत में निष्पक्ष और नियमित चुनाव आयोजित कराने में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह 1950 के अधिनियम से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, अब सबसे पहले इन्हें क्या बताना है कि 1950 और 1951 ये 2 एक्ट हैं हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके ही आलोक में आपको इस उत्तर को लिखना है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया
कि अब देखिए, मैंने आपको बताया था कल इंग्लिश वाला वीडियो, अगर आपने इंग्लिश मीडियम वाला यूपीएससी की कॉपी देखी होगी आपने, तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन जब जीएस पेपर 2 का है और कुछ इस तरह की बॉडीज़ का बात हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी मैटर है, डेमोक्रेटिक मैटर है, जिसमें आप आर्टिकल या पार्ट या शेड्यूल का उल्लेख कर सकते हैं, तो आपको करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, अनुच्छेद 327 व 328 संसद को केंद्र व विधानमंडल के चुनाव के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी शक्ति का प्रयोग करके, इसी के आधार पर संसद ने आरपीए 1950 और 1951 का निर्माण किया। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि आरपीए 1950 और 1951 ये दोनों जो हैं, ये संविधान के द्वारा जो संसद को शक्ति दी गई है उसके माध्यम से बनाए गए हैं। फिर आगे ये क्या कहते हैं, आगे अब इसको निष्पक्ष और नियमित चुनाव कराने में इनकी भूमिका क्या है, तो कुछ धाराएं इनको याद है। जैसे धारा 29 है, ये दलों के पंजीकरण द्वारा चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है। उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण भी आरपीए के तहत होता है। उसके अलावा धारा 8 क्लॉज 3, अपराध के कारण 2 या अधिक वर्ष की सजा होने पर जो अयोग्यता है उसके बारे में बताता है। चुनाव में भ्रष्ट आचरण, अपराध या किसी अन्य विवाद का निर्णय भी इसी के तहत लिया जाता है। फिर 5वां पॉइंट इन्होंने लिखा कि चुनावी खर्च की सीमा का निर्धारण भी किया गया है। खासतौर पे संसद के जब चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव, तो सामान्य स्थिति में 70 लाख और पहाड़ी इलाकों में 54 लाख। फिर चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी की संरचना के बारे में भी आरपीए में विवरण मिलता है। अब जो दूसरा पॉइंट था इस प्रश्न का, वो था कि आरपीए 1950 और 1951 में अंतर क्या है। तो इन्होंने, देखिए, अंतर लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक लाइन खींच दीजिए, बीच में दो वर्टिकल कॉलम बनाइए और उसमें पॉइंट वाइज जो डिफरेंसेस हैं उसको नोट कर दीजिए। तो आरपीए 1950 और 1951 दो कॉलम बनाया। पहला पॉइंट है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित आरपीए 1950, जबकि आरपीए 1951 में उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण है। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में है। यहाँ राजनीतिक दलों के पंजीकरण के बारे में कहा गया है, जो धारा 29 इन्होंने ऊपर भी लिखा था। उसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना आरपीए 1950 के तहत, और आरपीए 1951 के तहत चुनाव के दौरान किसी भी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी तय करना, ये 1951 कहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है बेसिकली, कि किसी तरह की चुनावी प्रक्रिया में यदि गड़बड़ होती है, धांधली होती है, उसके लिए। फिर इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया कि लोकतांत्रिक देशों में निष्पक्ष सत्ता हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आरपीए 1950 व 1951 सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव नोट पर इन्होंने इस आंसर को भी समाप्त किया है। तो इस तरह से इन दो उत्तरों से हमने देखा कि किस तरह से एक आंसर आपको लिखना चाहिए। अब आपको पता है कि यूपी पीसीएस में जब पेपर होता है तो 8 नंबर के प्रश्न होते हैं, उसके साथ ही 12 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। तो 10 प्रश्न 8 नंबर वाले और 10 प्रश्न 12 नंबर वाले, कुल 200 नंबर का पेपर होता है। तो एक 12 नंबर वाले प्रश्न को भी हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे, इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो ये प्रश्न है, स्थानीय सरकार के एक अंग के रूप में भारत में पंचायत प्रणाली के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। सरकारी अनुदान के अतिरिक्त पंचायतें विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कौन अन्य स्रोतों का प्रयोग कर सकती हैं। 200 शब्दों में है। यूपी पीसीएस के सिलेबस में मेंशन्ड है एक टॉपिक जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक है, स्थानीय स्वशासन, ग्राम स्तर पे भी और शहरी क्षेत्रों में भी। तो इन्होंने सबसे पहले बताया, अब देखिए इसमें कीवर्ड क्या है, कीवर्ड पहचानिए। स्थानीय सरकार के एक अंग के रूप में पंचायत प्रणाली, तो पंचायत प्रणाली हो गया। उसके बाद सरकारी अनुदान और इसके अलावा अन्य क्या स्रोत हैं जिससे कि पंचायतों को फंडिंग मिलती है। तो इन्होंने बताया कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में 9 तथा 9A भाग को जोड़ा गया, इसके तहत जोड़ा गया। जो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भाषा की कमी, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐसा लिखना था, संविधान में 9 तथा 9A भाग जोड़ा गया, जो भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना पर जोर देती है। उसके बाद इन्होंने बताया कि यह गांधीवादी अवधारणा के अनुकूल है, जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू की गई तथा LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस एक पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कितनी सारी बातें। पहला इन्होंने बताया कि पंचायत प्रणाली गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, DPSP का आर्टिकल 40 आप याद करिए। दूसरा इन्होंने बताया कि बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी 3 टियर की सिफारिश की, और फिर बताया कि LM सिंघवी समिति ने इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की। अब त्रिस्तरीय के लिए इन्होंने एक पिरामिड बना दिया, ऊपर जिला पंचायत, बीच में क्षेत्र पंचायत और उसके नीचे ग्राम पंचायत। ये त्रिस्तरीय प्रणाली है।
फिर इन्होंने बताया कि सरकार के रूप में इनका महत्व क्या है। तो सबसे पहला स्वशासन का महत्व, स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं के लिए नीति बनाने का एक अवसर मिलता है। फिर इन्होंने बताया कि इससे महिलाओं का उत्थान होगा। कैसे? तो जो 73वां संविधान संशोधन है वो 33% आरक्षण महिलाओं को देता है स्थानीय स्वशासन की राजनीति में। इससे समावेशी विकास होगा क्योंकि यहाँ पर अन्य वर्ग के लोगों के लिए भी विकास का अवसर है, और आम जन में राजनीतिक चेतना का विकास होगा जो आगे चल के देश के विकास में भी सहायक होता है। फिर इन्होंने बताया कि कुछ चुनौतियां हैं, जैसे जीवीके राव समिति ने कहा कि बिना जड़ की घास, इसको क्या कहा? बिना जड़ की घास कहा। अर्थात इसमें जो वित्त पोषण है वो सही नहीं है। जड़ का काम क्या होता है? पेड़ में जड़ का काम होता है कि जो पोषक तत्व हैं उनको खींचकर ऊपर पहुंचाना। यहाँ इन्होंने कहा है जीवीके राव समिति ने कि ये बिना जड़ की घास है पंचायत। क्यों? क्योंकि इसमें जड़ नहीं है। जड़ अर्थात पोषण नहीं है, पोषण अर्थात फाइनेंसेस की कमी है, और यही सबसे बड़ी कमी भी है पंचायत की। और प्रश्न में पूछा भी गया है कि फाइनेंसेस के बारे में आपको बताना है, तो ये कितना अच्छा कोटेशन है। उसके बाद प्रधान पति जैसी प्रथाएं, जैसे महिलाएं हैं, महिला सीट पर महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाता है और उसके जगह पे उनके जो पति हैं वो प्रधान पति या प्रधान प्रतिनिधि बन के काम करते हैं। उसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप है, लाल फीताशाही है, जहाँ पर अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधि जो हैं दोनों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। उसके बाद अपर्याप्त शक्तियाँ हैं, सीमित शक्तियाँ ही पंचायत को मिली हुई हैं। फिर सरकारी क्षेत्रों से अधिक आय के साधन, सरकारी स्रोतों के अतिरिक्त जो आय के साधन है वो, तो आपने जब पढ़ा होगा पंचायत तो देखा होगा कि पंचायतों के पास ये अधिकार है, वो किसी प्रकार के टैक्स इम्पोज कर सकती हैं। तो यही इन्होंने बताया है कि गृह कर, सुविधाओं के लिए कर वसूली, चुंगी कर, टोल, क्षेत्र में लगने वाले मेले बाजार आदि के लिए जो स्थान होता है ग्राम सभा का वो देते हैं, तो उससे भी आप टैक्स ले सकते हैं। फिर बताया कि सरकारी वित्त पोषण के अतिरिक्त पंचायतों के स्वयं के आय के साधन अत्यंत सीमित हैं। निष्कर्षतः पंचायत प्रणाली समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर इन्होंने इस प्रश्न को समाप्त किया। 3 पेज मिलते हैं आपको 15 नंबर के प्रश्न में, 12 नंबर के प्रश्न में, और उसी में आपको लिखना होता है। तो यही वीडियो था। अगर आप डेली आंसर राइटिंग, डेली नहीं वीक में अगर आप एक बार आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप से भी जुड़ सकते हैं इस चैनल के, और मेंबरशिप के 2 ऑप्शंस हैं वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं, और उसके बारे में अपने अगर आप चाहते हैं तो उससे भी जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ भी आप जुड़ें, वहाँ पे जानकारियाँ मिलेंगी। थैंक यू सो मच।